हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम। ये हमारी 25वीं क्लास है। इससे पहले ज्योग्राफी की 26 क्लासेस हो चुकी हैं। रोज़ बताता हूं मैं, जाके आप लोग प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में। दक्षिण की डायनेस्टी मतलब कि हमारे दक्कन प्लेटू और सदर्न इंडिया के अंदर जो राज्य थे उस टाइम पर। इसमें हम शुरुआत से लेके देखेंगे मिडल इंडिया तक, लगभग सभी के सभी राज्य देखेंगे। आज 3 कवर करेंगे, बाकी जो होंगे नेक्स्ट क्लास में कवर किए जाएंगे। तो दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में प्राचीन काल से हम बात नहीं कर सकते हैं। मतलब भारत का जो प्राचीन काल का इतिहास था उस टाइम का बहुत ज़्यादा विवरण नहीं मिलता है, या इतना ज़्यादा उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आप ये मान लीजिए। और उस टाइम पे थे चेराज थे, पांडवाज थे, वो सब उस टाइम पर राज कर रहे थे। अगर हम बात करें गुप्ताज के टाइम पर या गुप्ताज के बाद, मतलब पहले गुप्ताज के बाद में क्या हुआ उसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं आप सदर्न इंडिया के बारे में, मतलब कि डेक्कन प्लेटू और आपका सदर्न इंडिया। डेक्कन प्लेटू और सदर्न इंडिया दो अलग अलग इसलिए लिख दिए गए हैं क्योंकि वैसे जब इस टाइम की बात की जाएगी आपकी, तो वहाँ पर दो टर्म्स मिलते हैं। एक आपका मिलेगा दक्षिण पथ के नाम से, और एक होगा आपका जो साउथ इंडिया या फिर द्रविड़ द्राविड़ देश के नाम से। ठीक है, द्राविड़ देश या द्राविड़ कंट्री के नाम से मिलेगा आपको, और एक तो आपका मिलेगा दक्षिण पथ के नाम से। ये दोनों जो नाम है ये आपको पुराने जो ग्रंथ हैं जैसे कि रामायण महाभारत और इन सब में जो है इस नाम से जाना जाता है, इस नाम से लिखा मिलता है इनके बारे में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ डेक्कन प्लेटू एंड सदर्न इंडिया, दोनों अलग अलग इसलिए कर दिए हैं। बेसिकली बात की जाए अगर, तो पहले सबसे पहले एक इमेज देखिए। ये इमेज मैंने खुद ही बनाई है। इसमें मैंने कुछ थोड़ा सा एक तरीके से सेग्रीगेट करने की कोशिश की है कि आपके दिमाग में एक इमेज बने कि हाँ वैसे मेन जो चीज़ें थी वो कहाँ कहाँ पर थी। राष्ट्रकूट थे वो आपका महाराष्ट्र जो एरिया है, महाराष्ट्र कर्नाटका वाला एरिया। तो मेनली महाराष्ट्र वाले एरिया में राष्ट्रकूट उठे थे पहले, सबसे पहले। इसके बाद अगर बात किया चालुक्याज की, तो चालुक्याज अगर सबसे पहले की बात करें तो यहाँ पर अगर क्रोनोलॉजिकल तरीके से चला जाए तो चालुक्याज जो हैं वो बिल्कुल शुरुआत से ही हैं। ठीक है, चालुक्य जो हैं वो बिल्कुल शुरुआत से हैं। जैसे ही पोस्ट गुप्ताज के बारे में बात करते हैं, उधर उत्तर में पुष्यभूति या फिर वर्धमान डायनेस्टी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें हर्षवर्धन सबसे बड़ा राजा रहा। और इधर जो था, इधर चालुक्य जो थे वो उनका जो एक तरीके से पूरा वर्चस्व था पूरे के पूरे साउथ इंडिया पर। और चालुक्याज के ही लास्ट तक पहुँचते पहुँचते उसके बाद राष्ट्रकूट का वंश का उदय होगा, क्योंकि इनका ही एक सामंत था जिसने अपना खुद का स्वतंत्र राज्य बाद में घोषित कर दिया था। ठीक है, उधर बात की जाए अगर साउथ में, तो साउथ में पल्लवाज शुरुआत से ही रहे हैं और साथ साथ में थे पांड्याज। ठीक है, पांड्याज और पल्लवाज जो हैं वो शुरुआत से रहे हैं, पांड्या भी रहे हैं। और चोलों के बारे में अगर बात की जाए तो चोल जो हैं वो बाद में आए हैं। बाद में जो आपका पल्लवाज और पांड्याज का पूरा साम्राज्य जब खत्म होता है उसके बाद चोल्स आते हैं आपके 9th सेंचुरी में। और उनके एक तरीके से बोला जाता है कि उनकी जो एसेस थी, डेड बॉडीज थी, उनके ऊपर एक साम्राज्य बनकर तैयार हुआ जिसको हम बोलते हैं चोल साम्राज्य। ठीक है, और इससे पहले अगर सबसे प्राचीन काल की बात की जाए तो वहाँ पर चेर थे। ठीक है, चेर, चालुक्य और पांड्याज, ये 3 लोग पहले हुआ करते थे अगर प्राचीन काल के भारत की बात की जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, इन रामायण एंड महाभारत देयर आर सम डिस्क्रिप्शन अबाउट दक्षिण पथ एंड द्रविडिक कंट्री। द्रविडिक कंट्री को अगर हिंदी में लिखेंगे आप तो बोल सकते हैं द्राविड़ देश। ठीक है, तो ये द्राविड़ देश और या फिर तमिल देश भी बोला जाता है इसको। द्रविड़ देश या फिर तमिल देश बोल सकते हैं आप। द्रविड़ देश या तमिल देश कौन सा रीजन था? ये रीजन था आपका साउथ इंडिया का जो नीचे वाला पोर्शन है। मतलब यहाँ से अगर बात करें तो जो यहाँ से अगर डिवाइड कर देते हैं हम इसको, कि विंध्याचल की पहाड़ियों से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक मान लीजिए महाराष्ट्र कर्नाटका के थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया, तो इसको बोला जाता था दक्षिण पथ। ये जो रीजन है इसको बोलते थे दक्षिण पथ। ठीक है, और इसके जो नीचे वाला रीजन बचता है इसको नाम दिया गया था आपका द्राविड़ देश, या फिर बोल दीजिए आप तमिल देश। ठीक है, इन 2 नामों से इसको पहचाना जाता था रामायण और महाभारत के टाइम पर। तो वही फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इन रामायण एंड महाभारत देयर आर सम डिस्क्रिप्शंस अबाउट द दक्षिण पथ एंड द्रविड़ कंट्री विच आर बेसिकली डेक्कन प्लेटू एंड सदर्न इंडिया। ठीक है, अब डेक्कन प्लेटू वैसे तो आपका पूरा आता है, आप जियोग्राफी मेरे से ही पढ़े होंगे, मैंने आपको बताया ही था कि डेक्कन प्लेटू में पूरा जो एरिया है नीचे का पूरा कंसिडर किया जाता है। लेकिन आप मालवा के पठार से स्टार्ट करके मान लीजिए नीचे का जो एरिया है कर्नाटक तक का, वो आप आएगा दक्षिण पथ के अंदर।
ठीक है। नेक्स्ट की बात की जाए, इन एंशियंट टाइम देयर वर चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। सबसे शुरुआत के टाइम पर चोलाज, बाद में भी चोलाज सबसे पहले थे। दो टाइप के चोलाज आपको मिलेंगे, एक तो चोलाज जो सबसे पहले हुआ करते थे एंशियंट टाइम पर, और दूसरे जो चोलाज आए जिनके बारे में आपको बता रहा था अभी, ये वाले चोलाज लिखे हुए हैं, इनको शाही चोलाज भी बुलाया जाता है। इनका दूसरा नाम जो है वो शाही चोला बुलाया जाता है, इनको शाही चोल ये भी बुलाया जाता है। और ये जो है ये बाद में आते हैं, ठीक है। ये जो आपके क्या कहते हैं पल्लवाज के खत्म होने के बाद ये आएंगे, ठीक। एंशियंट टाइम पर भी इनका ही राज हुआ करता था, और पांड्याज जो है शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। कहीं ना कहीं मतलब बीच बीच में हो गए युद्ध, होंगे, हार जाएंगे, फिर कुछ दिनों बाद फिर कुछ कोई ना कोई शासक होगा जो आगे आ जाएगा। तो पांड्याज जो है शुरुआत से बने रहेंगे। चेर जो है ये लगभग खत्म हो जाते हैं, पोस्ट मौर्य टाइम तक आते आते लगभग खत्म हो चुके होते हैं, ठीक है। लेटर गुप्ता पीरियड देयर वर बेसिकली 3 डायनेस्टीज विच आर रूलिंग द कंप्लीट साउथ इंडिया। अगर बात की जाए तो जब आपके लेटर गुप्ता पीरियड के बाद, मतलब जस्ट आपका जो आपकी 4th सेंचुरी है उसके हिसाब 5th सेंचुरी की स्टार्टिंग से बात की जाए, 5th सेंचुरी की मिडिल 5th सेंचुरी और 6th सेंचुरी की स्टार्टिंग से, तो इस वाले एरिया से अगर टाइम लाइन से अगर बात करते हैं तो वहाँ पर कौन थे, वहाँ पर 3 ही थे। दीज 3 आर चालुक्याज ऑफ बदामी। चालुक्याज ऑफ बदामी, बादामी वो जगह थी जहाँ के हुआ करते थे। पल्लवाज ऑफ कांची, ई एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। एंड पांड्याज ऑफ मदुरा, मदुरा के पांड्याज। मदुरा भी ये उसी क्या कहते हैं साउथ इंडिया में ही, तमिलनाडु वाले एरिया में ही पड़ता है। तो ये लोग हुआ, ये 3 राज मतलब एक तरीके से राजवंश थे जो आपस में भिड़ रहे थे उस टाइम पर जब आपका गुप्ताज का पीरियड खत्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ सदर्न इंडिया इज ऑल्सो चेंज्ड टाइम टू टाइम। जैसे कि हमने नॉर्थ इंडिया में देखा कि बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई राज्य हुआ, बड़ा हुआ, फिर एक बार छोटा पड़ गया, फिर किसी और मतलब दूसरे आने वाले राजा ने उसको फिर से बड़ा किया, फैलाया। तो ये सब काम जो है ये भी साउथ इंडिया में भी सिमिलरली ही चल रहा था। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर किसी एक का फिक्स राज्य चल रहा था, वहाँ बहुत सारे शासक आ रहे थे, जा रहे थे, बार बार जो उनके राज्य थे वो परिवर्तित हो रहे थे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम चालुक्याज की ऑफ बदामी। चालुक्याज ऑफ बदामी इसलिए क्योंकि चालुक्याज की जो है 3 ब्रांचें हैं बेसिकली। तो अभी मैं आपको आगे बताता चलूँगा, पढ़ते आप समझ जाएंगे ज़्यादा आसानी से, अभी बताना सही नहीं होगा। तो ये देख रहे हैं आप 543 एडी से ही चालुक्याज का एक जो वर्चस्व है वो साउथ इंडिया पर स्टार्ट हो चुका था, जो कि आपका पोस्ट गुप्ताज का टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, देयर वर मेनी ब्रांचेज ऑफ चालुक्याज लाइक बदामी, चालुक्याज ऑफ बदामी, चालुक्याज ऑफ वेगी एंड चालुक्याज ऑफ कल्याणी। चालुक्याज ऑफ कल्याणी जो है ये 3rd मान लीजिए, या सबसे लास्ट में इनका जो वर्चस्व है वो आता है। सबसे पहले और सोर्स जो है आपका बदामी ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, चालुक्याज ऑफ बदामी आर द ओल्डेस्ट एंड द सोर्स ब्रांच ऑफ चालुक्याज। तो चालुक्याज की जो सोर्स ब्रांच थी, चालुक्य की जो सोर्स ब्रांच थी वो कौन सी थी, बदामी वाली। बदामी आपको कहीं कहीं वातामी भी लिखा मिलेगा, ठीक है, इस नाम से भी लिखा मिलेगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, ठीक है, बदामी या वातामी, इन दोनों नामों से लिखा हुआ है इसको, सॉरी वातापी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, देवर नेटिव ऑफ कर्नाटका। जो उनका नेटिव प्लेस थी जहाँ से वो रहते थे, मूल निवासी जिनको बोलते हैं, तो वो मूल निवासी कहाँ के थे, वो मूल निवासी तो थे कर्नाटका के ही चालुक्याज। एंड रूल्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट साउथ इंडिया फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड, 6th सेंचुरी ऑनवर्ड। 6th सेंचुरी में जब ये 543 में ये लोग बने हैं, उसके बाद धीरे धीरे इनके जो और राजा थे धीरे धीरे इनका विस्तार करते चले गए, और लगभग पूरा साउथ इंडिया एक टाइम पर इनके कंट्रोल में था, ठीक है। द रूलर सॉरी यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ था, दे रूल्ड साउथ इंडिया अबाउट 2 centuries इवन आफ्टर हैविंग स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इन नॉर्थ एंड पल्लवाज इन साउथ। नॉर्थ में क्या था, नॉर्थ में उस टाइम पर अगर बात की जाए तो नॉर्थ में आपको पता होगा कि 6th सेंचुरी के आसपास 620 और इस टाइम के आसपास कहाँ पर पुष्यभूति डायनेस्टी थी, जिसमें हर्षवर्धन 620 के टाइम पर तो हर्षवर्धन ही था जो काफ़ी पराक्रमी राजा था, उसने काफ़ी हद तक जो देश थे आसपास के जो राज्य थे उनको जीत भी लिया था। तो इस तरीके का स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होने के बावजूद नॉर्थ में ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धन के बाद जो है वहाँ पर कोई कमज़ोर शासक थे, उसके बाद फिर मुस्लिम शासक आ गए, वो भी काफ़ी दमदार रहे। तो इतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होने के बावजूद नॉर्थ में भी और साउथ में भी पल्लवाज थे जो सबसे इम्पोर्टेंट थे साउथ में।
तो इन दोनों के होने के बावजूद भी इसने इन लोगों ने क्या किया, जो चालुक्यास थे इन लोगों ने पूरी 2 सेंचुरी तक इन्होंने शासन किया। अगर आप देखेंगे टाइम तो 543 से लेकर 757 तक, लगभग 2 सेंचुरी से भी ज़्यादा टाइम तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, आगे अगर बात की जाए सम इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वाज पुलकेशिन फर्स्ट, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य। ये जो आपके 6 नाम हैं, इन 6 नाम को आप अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए। साउथ के डायनेस्टीज पढ़ते समय आपको सबसे ज़्यादा समस्या अगर आएगी तो आएगी उनके नेम्स याद करने में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है, क्योंकि इनकी जितनी डायनेस्टीज थी वहाँ पर चालुक्यास, पांडवास, चेराज, सबके नाम लगभग सेम सेम मिलेंगे। पुलकेशिन और जैसे कृष्ण है, कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण सेकंड, कृष्ण थर्ड, ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जयसिंह नाम बहुत ज़्यादा मिलेगा। नंदीवर्धन और ऐसे नाम है ना बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और आपस में रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं मतलब एक जैसे यहाँ पर आपको कीर्तिवर्मन मिल रहा है तो अगर आगे कहीं कीर्तिवर्मन नहीं मिलेगा, आगे कीर्तिवर्मन फिर से मिलेगा कहीं ना कहीं किसी और डायनेस्टी के अंदर, और वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तक जाएगा। फिर विनवादित्य भी ऐसे ही हो सकता है आपको कहीं और मिल जाए, तो इसलिए इनके नाम याद करने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। एक बार नाम देख लीजिए ढंग से, थोड़ा सा ध्यान देके कि पुलकेशिन सेकंड याद रखिएगा। इस पूरी डायनेस्टी का सबसे हाईलाइटेड जो एक राजा रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट राजा, वो है पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड इस डायनेस्टी का थर्ड इंपॉर्टेंट राजा था। ठीक है, थर्ड राजा था। इससे पहले पुलकेशिन फर्स्ट रहा और उसका बेटा जो था कीर्तिवर्मन, और उसके बेटे थे पुलकेशिन सेकंड, मतलब इनके दादाजी का नाम इनको दिया गया था पुलकेशिन सेकंड को। उसके बाद जो है फिर काफ़ी राजा इनके डायनेस्टी में रहे हैं जिनके थोड़े बहुत काम रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट भी यही लिखा हुआ है, पुलकेशिन सेकंड वाज द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस पूरी डायनेस्टी का जो सबसे बड़ा जो और सबसे ग्रेट एम्परर था वो था पुलकेशिन सेकंड। और इससे पहले जो चीज़ें बताने लायक थी वो मैंने आपको बता दी हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बादामी जो है वो कहाँ पर है, बादामी के जो रूलर थे, जो चालुक्यास थे, वो मूलतः कहाँ के थे, या मतलब ओरिजिनली कहाँ के थे, और वो किस स्टेट में है। आज के स्टेट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो है कर्नाटका। ठीक है, आज के स्टेट की अगर बात करेंगे तो वो है कर्नाटका। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पुलकेशिन फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी का फाउंडर कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट, जो कि दादाजी थे पुलकेशिन सेकंड के। पुलकेशिन सेकंड टुक द टाइटल ऑफ परमेश्वरा बोल लीजिए या फिर परमेश्वर आफ्टर डिफीटिंग हर्षवर्धन। आपको इसके बारे में मैंने बता ही रखा है कि हर्षवर्धन और इसकी काफ़ी फेमस लड़ाई हुई थी पुलकेशिन सेकंड की नर्मदा नदी के किनारे। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि किस नदी के किनारे पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था, तो नर्मदा नदी के किनारे इसने हराया था, और उसको हराने के बाद इन्होंने क्या उपाधि ली थी? परमेश्वर की उपाधि इन्होंने ली थी आपके हर्षवर्धन को हराने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चाइनीज पिलग्रिम हुएनसांग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने हर्षवर्धन पढ़ाया तब भी मैंने आपको बताया था कि ये लगभग 8 से 10 साल तक इंडिया में रहा, घूमा, और यहाँ की जो संस्कृति थी, यहाँ का जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ज्ञान था, उन सब चीज़ों को यहाँ से एकत्र किया, और उसके बाद ये जो है चाइना वापस चला गया था। ठीक है, तो चाइनीज पिलग्रिम जो हुएनसांग है ये भी इसी के टाइम पर आया, जो पुलकेशिन सेकंड था इसके टाइम पर आया। केम टू हिज किंगडम ऑफ पुलकेशिन सेकंड एंड ही ऑल्सो रिटन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कल्चर ऑफ चालुक्याज एट द टाइम ऑफ पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड के टाइम पर इसने जो भी देखा यहाँ पर, जिस भी तरीके से लोग रह रहे थे, जो कल्चर था, जो सोसाइटी थी, उन सब के बारे में इसने अपनी बुक के अंदर लिखा है। इसकी बुक का नाम मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो आपका जो रिकॉल होता रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मैंने इसकी बुक का नाम क्या बताया था। बुक का नाम PDF में नहीं था, ठीक है, मैंने आपको लिख के बताया था बुक का नाम, कि इसकी बुक का नाम क्या है। ठीक है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी नरसिंह वर्मन फर्स्ट। जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट था उसने क्या किया? डिफीटेड पुलकेशिन सेकंड एंड मोस्ट प्रोबेबली पुलकेशिन सेकंड डाइड इन दिस बैटल। इसके बारे में एग्जैक्टली इतिहास में नहीं मिलता है। इतिहास जो इनका है या साउथ इंडिया का ही है, और नॉर्थ इंडिया का जो भी जितने भी इतिहास हैं वो किसी ना किसी अभिलेख से मिले हैं या किसी ना किसी गुफा से मिले हैं, तो उनमें इसके डेथ के बारे में कोई ऐसा मतलब एग्जैक्टली कोई चीज़ ये नहीं मिली है। तो इसका मान के चलते हैं कि जो नरसिंह वर्मन रहा, नरसिंह वर्मन ने इसको डिफीट किया था। चूंकि इसको डिफीट किया था, इस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो ऐसा माना जाता है कि शायद इसमें ही इसकी डेथ हो गई होगी। और ये कब हुई? आपकी 641 के टाइम पर। ठीक है, 641 में ये इसकी डेथ हो गई है मान लीजिए।
641 से लेके 656 तक, 654 तक कोई बीच में काफ़ी मतलब डिफीट हुई थी पल्लवा से, तो इनका शासन आ जाता है, इनके राजवंश को वहाँ से हटा दिया जाता है। फिर और बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें होती रहती हैं। फिर इसका जो बेटा होता है जिसका नाम था विक्रमादित्य सेकेंड, वही पॉइंट नेक्स्ट लिखा हुआ है, आफ्टर 13 ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी सन ऑफ पुलकेशिन सेकेंड विक्रमादित्य सेकेंड मैनेज्ड टू गेट द थ्रोन बैक। जो विक्रमादित्य सेकंड था उसने वापस जो है चालुक्यास की जो राजगद्दी थी उसको वापस पा लिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है। कोई जितने बड़े डेवलपमेंट्स हैं या कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन जो है वो हमको याद रखना है। बहुत ज़्यादा हम नहीं याद रख सकते हैं कि बहुत बड़े जो डेवलपमेंट्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री पर इम्पैक्ट डाला है, हम बस उन्हीं चीज़ों को याद करेंगे। अब क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा डीप में पूछ लिया जाता है तो वो आपका दुर्भाग्य होगा, लेकिन आरआरबी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन ना पूछा जाने की उम्मीद है और ना बहुत ज़्यादा पढ़ाने का मतलब है। फिर बहुत ज़्यादा इनमें है, काफ़ी चीज़ें हैं जो इनके बारे में, क्योंकि अगर आप किसी फैमिली ट्री को फॉलो करेंगे फिर तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, कीर्तिवर्मन सेकेंड वॉज द लास्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बदामी। तो जो बदामी के जो चालुक्यास थे उनका लास्ट रूलर कौन था? कीर्तिवर्मन सेकेंड। और कीर्तिवर्मन सेकेंड का क्या होगा? जो राष्ट्रकूट वाले जो होंगे वो लोग जो क्या कहते हैं, राष्ट्रकूट का जो संस्थापक है वो इसको हरा देता है। ठीक है, इसी के टाइम पर जो अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है, फिर बाद में इसको हरा भी देता है। लेकिन राष्ट्रकूट से पहले हम पढ़ेंगे जो इनकी दूसरी ब्रांच थी चालुक्यास की, उसके बारे में, चालुक्याज ऑफ वेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। एक ही टाइम पर ये लोग दोनों क्या कहते हैं, इनका जो अस्तित्व था वो दोनों एक टाइम पर ही आया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर चालुक्यास जो आपके फर्स्ट थे, बदामी वाले जो चालुक्यास थे, उनका कब से कब तक चला? उनका शासन चलता है आपका 757 तक, 757 तक उनका शासनकाल चल रहा है। और जो दूसरे हैं उनका चलेगा 799 तक। वेगी ये जो जगह है चालुक्याज ऑफ वेगी, ये है स्पेशली आंध्र प्रदेश के। ठीक है, एपी लिख सकते हैं, आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पर ये थे चालुक्याज ऑफ वेगी। ठीक है, तो बात करते हैं चालुक्याज ऑफ वेगी के बारे में। सबसे पहले पॉइंट जो लिखा हुआ है वो इसके ओरिजिनेशन से रिलेटेड है। आपको डायरेक्टली कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा, द फाउंडर ऑफ चालुक्याज ऑफ वेगी वॉज विष्णुवर्धन। ठीक है, विष्णुवर्धन इसके फाउंडर थे, ये बात मानता हूँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली कहानी ऐसी नहीं थी, कहानी थोड़ी सी डिफरेंट थी। इसमें आता है कौन? पुलकेशिन सेकेंड। आफ्टर विनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट साउथ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम विंध्याचल माउंटेन रेंज, पुलकित सेकेंड डिवाइडेड हिज लार्ज किंगडम इनटू 2 पार्ट्स। जब इसने क्या किया, पूरा विंध्याचल के नीचे का जो इंडिया था लगभग ऑलमोस्ट सभी का सभी जीत चुका था। इसमें होता क्या था, जो राज्य थे वो छोटे छोटे कहीं ना कहीं बच जाते थे, लेकिन वो इतने छोटे लेवल पे बचते थे या उनकी स्वाधीनता मतलब उनके अधीन हो जाते थे, तो हम बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से उस वाले एरिया पर कंट्रोल था। जब पूरी तरीके से उसने कंट्रोल कर लिया तो उसने क्या किया कि अपने किंगडम को 2 भागों में बांट दिया। एंड ही गिफ्टेड 1 पार्ट ऑफ द किंगडम टू हिज एल्डर ब्रदर विष्णुवर्धन। जो विष्णुवर्धन इनके बड़े भाई थे पुलकेशिन सेकेंड के, तो उसने क्या किया, जो ऊपर का पोर्शन था, नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन रहा, उस वाले पोर्शन को इसने विष्णुवर्धन को गिफ्ट कर दिया था। वही वाला जो पोर्शन है पूरा, वो जाके बना कौन सा? चालुक्याज ऑफ वेगी। ठीक है, चालुक्याज ऑफ वेगी कहलाए वो। यहाँ पर एक बात और है कि वेगी आपको हिंदी में कहीं कहीं बेगी भी लिखा मिलेगा, बेगी इस तरीके से, लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो वो ऐसे लिखा जाएगा, वेगी। ठीक है, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में बात करते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट राजा कौन कौन से थे? तो सबसे पहले हैं इसमें आपके जयसिंह फर्स्ट नाम याद रखिएगा, फिर इंद्रवर्धन, फिर जयसिंह सेकंड। ये 3 नाम इसमें याद रखिए। 3 ही नाम इसमें वैसे तो काफ़ी हैं, वैसे हैं इनमें शासकों की अगर बात की जाए तो टोटल 10 शासकों ने इसमें राज्य किया था इस वंश के अंदर। आपका 1799 तक पहुँचते 799 AD तक पहुँचते इसमें 10 शासकों ने शासन किया था, जिसमें अगर आप सीक्वेंस याद रखना चाहें तो विष्णुवर्धन फर्स्ट जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये नाम तो आपको याद ही रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट में इसको भी लिख लीजिए, विष्णुवर्धन फर्स्ट को। तो विष्णुवर्धन फर्स्ट थे, सेकंड थे, थर्ड थे। ठीक है, और इसके क्या कहते हैं, विष्णुवर्धन फोर्थ भी थे। ये 4 तो विष्णुवर्धन थे। इसके बाद जयसिंह फर्स्ट सेकंड 2 ये हो गए। इसके अलावा मंगयुराज और विजयादित्य, और जो आपके क्या कहते हैं एक थे कोलिन विक्रमादित्य।
तो इस तरीके से कुछ और नाम है जिनको आप शायद याद ना रखें, ज़्यादा बेटर है, उतना ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा इस चीज़ से। इनमें जो सबसे लास्ट थे वो थे विष्णु, क्या कहते हैं, विष्णुवर्धन फोर्थ। विष्णुवर्धन फोर्थ सबसे लास्ट हुआ करते थे, हुए इन सब में, और उन्हीं के बारे में लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है। विष्णुवर्धन फोर्थ वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हु सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ गोविंद सेकेंड, प्रिंस ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी एंड रूलर ऑफ कृष्ण फर्स्ट। जो कृष्ण फर्स्ट जो था, जो रूलर कृष्ण फर्स्ट था, उसका युवराज जिसका नाम क्या था, गोविंद सेकेंड। गोविंद सेकेंड जो है वो आया और उसने जो है एक तरीके से इस पे इन्वेट किया, और उनका जो शासक थे आपके विष्णुवर्धन फोर्थ, उन्होंने सरेंडर कर दिया। इन्होंने सरेंडर कर दिया था किस नदी के किनारे, मूसा व कृष्ण, मूसी और कृष्णा नदी। मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद किसके किनारे है, मूसी नदी के किनारे। मूसी और कृष्णा नदी के किनारे पे पूरा एक तरीके से उसके तट पे जाके इसने अपना डेरा लगाया था, और उसने बोला और इन्होंने अपना उसके आगे सरेंडर कर दिया। तो इस वाले वंश में बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, इनके डेवलपमेंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस इतना जरूर याद रखिएगा कि कहाँ का है ये वंश, इसके संस्थापक कौन थे और इसका लास्ट रूलर कौन था। ये फर्स्ट पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि इसको किसने किसने बनाया था। तो अगर आपसे, वैसे खैर ये क्वेश्चन शायद ना पूछा जाए, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि विष्णुवर्धन को किसने एक तरीके से उपहार में दे दिया था या गिफ्ट कर दिया। तो विष्णुवर्धन को उसके छोटे भाई ने गिफ्ट किया था, ना कि विष्णुवर्धन ने खुद स्टेबल किया था इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूलर जो डायनेस्टी हमारे आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट डायनेस्टी कहाँ पर थी और कैसे इनका जो है वर्चस्व इतना ज़्यादा फैला, क्योंकि ये भी फिर एक टाइम पर जो है 750 के बाद से लेके 974 तक 200 साल तक इन्होंने भी शासन किया है। यहाँ तक तो लेके आए चालुक्याज, जिन अपने वर्चस्व के दम पर चालुक्याज का वर्चस्व चलता रहा, लेकिन उसके बाद 750 के बाद जिनका वर्चस्व चला वो थे राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश। तो इनका वर्चस्व स्टार्ट हुआ था चालुक्याज के बाद में। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, द कंटिन्यूअस स्ट्रगल बिटवीन चालुक्याज एंड पल्लवाज। तो जो पल्लव थे साउथ में और चालुक्याज थे, दो ही एक टाइम पे सबसे बड़े शासन हुआ करते थे उस टाइम पर। तो इन दोनों के बीच में जो कंटिन्यूअस स्ट्रगल होती रही, कंटिन्यूअस इन दोनों में युद्ध होते रहे, छोटे छोटे युद्ध हुए, बड़े युद्ध होते रहे, तो इनसे क्या हुआ, हैज़ मेड चालुक्याज वीकेंड चालुक्याज। चालुक्याज को एक तरीके से वीक कर दिया था, कमज़ोर कर दिया था। और उस कमज़ोर शासन की वजह से क्या हुआ कि जो चालुक्याज का मतलब राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था वो एक तरीके से एक सामंत हुआ करता था। ठीक है, उत्तर का जो पोर्शन चालुक्याज का था, जैसे महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, महाराष्ट्र वाले एरिया पर वो एक तरीके से सामंत था जो इनके अंडर में रहा करता था, इनके अंडर में काम करता था। तो जब ये वीक पड़ गए तो फिर क्या हुआ, इन सच सर्कमस्टांसेस दंतिदुर्ग जो नाम का एक मतलब सामंत था, दंतिदुर्ग टुक नॉर्थ पार्ट इन इट्स कंट्रोल, इन हिज कंट्रोल होना चाहिए। उसने क्या किया, जो नॉर्थ पोर्शन था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, एंड एस्टैब्लिश्ड अ न्यू डायनेस्टी कॉल्ड राष्ट्रकूट डायनेस्टी। जब ये लोग थोड़े से वीक पड़ गए, चालुक्याज कंटिन्यू पल्लवा से लड़ते लड़ते थोड़े वीक हो चुके थे, इनका जो रूलिंग थी थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी थी, और इकोनॉमिकली कमज़ोर हो जाना सबसे बड़ा कमजोरी हो जाती है। जैसे कोई भी शासक जब इकोनॉमिकली कमज़ोर हो जाता है तब फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं अपने राज्य को खोने के कगार पे आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो मोस्ट प्रोबेबली दंतिवर्मन वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, बट दे वर अंडर द फ्लैग ऑफ चालुक्याज ऑफ बादामी। मैंने आपको जैसे बताया था कि बादामी के चालुक्याज में ही काम करता था, सामंत था एक जो ये क्या कहते हैं दंतिदुर्ग, एक सामंत था वहाँ पर। लेकिन अब इनका वंश तो पहले चला आ रहा था, तो वहाँ पर जो सामंती जिसकी चलती थी, तो उनका सबसे पहला अगर बात की जाए रूलर की, तो वो हो सकता मतलब ऐसा माना जाता है कि दंतिवर्धन जो था वो फर्स्ट रूलर था वहाँ का। लेकिन जिसने स्वतंत्रता दिलाई वो था आपका दंतिदुर्ग। अब ये नाम इतने कंफ्यूजिंग होंगे अभी, क्योंकि दंतिदुर्ग फिर से अभी दिखेगा आपको दूसरी डायनेस्टी में भी सेम नाम आपको दिखेगा दंतिदुर्ग जो है उसने एक तरीके से पूरा क्या कहते हैं जो स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का काम किया दंतिदुर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इस राज्य इस वाले उसमें कि इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी कौन कौन से थे। कृष्ण फर्स्ट, दंतिदुर्ग तो था ही, दंतिदुर्ग को आप नहीं भूल सकते, ये गलती हुई है मुझसे, मैं फाउंडर्स को हर बार छोड़ दिया हूँ। दंतिदुर्ग तो आप याद ही रखना है क्योंकि उन्होंने फाउंडेशन रखी थी इस एक अलग डायनेस्टी की। इसके अलावा आपको याद करना है कृष्ण फर्स्ट, फिर इसी में आपके आएंगे कृष्ण सेकेंड और फिर आएंगे कृष्ण थर्ड।
तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों ने भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स की हैं हिस्ट्री के हिसाब से। उसके बाद आपके गोविंद ध्रुव जो इनके बेटे थे, फिर आपके आते हैं गोविंद थर्ड, फिर आपका अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष की स्पेशलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो ये जैनिज्म को फॉलो करते थे, बाकी इनमें कोई जैनिज्म को फॉलो नहीं करने वाला था, ये जैनिज्म को फॉलो करते थे। और जैनिज्म को फॉलो करने के वजह से इन्होंने क्या किया था, तुंगभद्रा जो नदी है, तुंगभद्रा नदी के अंदर समाधि ले ली थी। तुंगभद्रा नदी के अंदर जल समाधि लेकर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, जो कि एक प्रथा होती है जैनिज्म में। ठीक है, कृष्ण सेकंड, इंदिरा थर्ड, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाएंगे कृष्ण फर्स्ट हो जाएंगे और फिर आपका हो जाएगा कृष्ण थर्ड। ये जो दो पढ़ने लायक होंगे, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा रहेंगे ये। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम, जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हमारा वो क्या है कि कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट जो पहले राजा थे राष्ट्रकूट, उसके इंपॉर्टेंट पहले बड़े राजाओं में से मुख्य राजा थे, उन्होंने क्या किया था, एलोरा का जो कैलाश टेम्पल है, जो कैलाश मंदिर है एलोरा का, उसको बनवाने का काम किया था इन्होंने। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं होगा। फिर बात करें तो गोविंद सेकंड एंड ध्रुव वॉज द टू सन ऑफ कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट के दो बेटे हुए, आपका वो पहला तो गोविंद सेकंड और दूसरा हुआ कृष्ण फर्स्ट, सॉरी दूसरा हुआ आपका ध्रुव। कृष्ण के दो बेटे थे, जिसमें से कृष्ण सेकंड वही मतलब युवराज है, वही युवराज है जिसने किसको, जो विष्णुवर्धन, मैं आपको ये पढ़ाया था कि विष्णुवर्धन फोर्थ थे, चालुक्याज ऑफ वेगी वाले, विष्णुवर्धन फोर्थ जिनको सरेंडर करवाया था, जिनको एक तरीके से उनका समर्पण करवाया था, इसने करवाया था गोविंद सेकंड ने, और वो उस टाइम पर करवाया था जब ये राजा नहीं था। ठीक, तो इनके दो बेटे थे, जिसमें से ध्रुव वॉज मोर कैपेबल, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कैपिटल लिखा हुआ है, कैपेबल होना चाहिए, कैपेबल एंड पावरफुल किंग ऑफ हिज डायनेस्टी। ही रूल्ड आफ्टर हिज एल्डर ब्रदर गोविंद सेकंड। पहले गोविंद सेकंड ने शासन किया और गोविंद सेकंड के बाद जो है फिर उसके छोटे भाई ध्रुव ने शासन किया, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट राजा रहा और बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ही डिफीटेड पल्लवाज किंग दंतिवर्मन। अभी मैंने दंतिवर्धन पढ़ाया था आपको कि पहले जो सबसे पहले हो सकते थे दंतिवर्धन हो सकते थे, वो थे उसमें आपके क्या कहते हैं इसमें चालुक्यास के अंदर। और वही पल्लवाज में भी एक राजा का नाम, जिसका नाम था दंतिवर्मन। दंतिवर्मा जो है दंतिवर्मा को हराया किसने, ध्रुव ने। और पल्लवाज में से किसी राजा को हराना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर, इसलिए इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड वॉज ऑल्सो अ पावरफुल रूलर एंड डिस्ट्रॉयड द अलायंस ऑफ पल्लवाज, पांड्याज एंड नागा रूलर्स। जो नंग रूलर थे, इनको नंग लिखा जाता है, नंग रूलर, और आपके पल्लवाज और पांड्याज, इनका जो सबका अलायंस था, केरल के भी रूलर्स थे इसमें, केरल के भी रूलर्स थे, तो इन सभी के जो रूलर्स थे उन सबका एक अलायंस था, उन सबको हराया किसने, गोविंद थर्ड ने। इसलिए गोविंद थर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पॉइंट वाइज चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी, और मजबूरी है कि इसमें कोई स्टोरी बन नहीं पाती है उतनी अच्छी कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो यहाँ पर मेरी मजबूरी है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा सा उतनी अच्छी स्टोरी नहीं मिल पाती है। इसके बाद अमोघ वर्ष, मैंने जिसके बारे में बताया था, अमोघ वर्ष किंग ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। ये अकेला ऐसा बंदा था जो जैनिज्म का फॉलोअर था, इसमें बाकी सब शैविज्म और वैष्णविज्म को मानते थे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, द लास्ट पावरफुल किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज कृष्ण थर्ड। ये आपको याद रखना है कि कृष्ण थर्ड जो था वो सबसे पावरफुल राजाओं में से एक था और सबसे लास्ट था। ठीक है, इस डायनेस्टी में कृष्ण थर्ड के बाद जो है पावरफुल राजा नहीं रहे, उसके बाद भी राजा रहे, खोटिक करके थे और कर्क सेकंड थे, वो सभी रहे, लेकिन वो सभी जो है उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। ये अंतिम पावरफुल राजा जो था वो कृष्ण थर्ड था। ठीक है, कृष्ण थर्ड डिफीटेड चोलाज, पांड्याज एंड ऑल्सो द रूलर्स ऑफ श्रीलंका एज वेल। ठीक है, इसने जो है चोलाज को हराया, जो साउथ में चोलाज थे दमदार, उनको भी हराया, पांड्याज को भी हराया, और श्रीलंका के जो रूलर्स थे वहाँ तक इसने हरा दिया था। मतलब जो जाते आते राज्य का विस्तार था वो इन्होंने काफ़ी हद तक कर दिया था। और ये इनका जो शासन था वो आपका 967 तक, 967 तक चला, 967 ईस्वी तक चला इनका शासन। उसके बाद जो है ये जब एक्सपायर हुए तो इनके बाद बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है ये जो वंश था वो सस्टेन नहीं कर पाया, और 74 में जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, जब इनकी डेथ हुई उसके मात्र 7 साल बाद ही इस वंश की एक तरीके से इस वंश का पतन हो गया। ठीक है,
कृष्ण थर्ड के बारे में जो मैंने आपको बताया था, इस तरीके से इसने क्या किया, ही टुक कंट्रोल ओवर कंप्लीट साउथ इंडिया। यहाँ पर टुक होगा ये, ही टुक कंट्रोल ओवर कंप्लीट साउथ इंडिया। इसने इस तरीके से पूरा जो साउथ इंडिया था उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया था अपने टाइम पर। तो पूरे साउथ इंडिया पे कंट्रोल करने वाले लगभग जो राजा रहे वो आपके पुलकेशिन सेकेंड, कृष्ण थर्ड, इन सब का नाम आपको याद रखना होगा। ये लोग ऐसे राजा थे जिन्होंने जब शासन किया तो उस टाइम पर इन्होंने पूरा इंडिया जो है उस पर कब्जा कर लिया लगभग, स्पेशली साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, साउथ इंडिया पे पूरा कब्जा कर लिया। जिसमें से पुलकेशिन सेकेंड जो आपके चालुक्याज के थे, चालुक्याज ऑफ बादामी, और अगर बात की जाए कृष्ण थर्ड की तो ये आपके थे राष्ट्रकूट के लास्ट पावरफुल राजा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आफ्टर विनिंग कंप्लीट साउथ इंडिया ही कंसंट्रेटेड ऑन नॉर्थ इंडिया। जब इसने पूरा कंप्लीट साउथ इंडिया लगभग कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद जो क्या किया इसने, नॉर्थ इंडिया के जो राज्य थे उन पर कंसंट्रेट किया। और फिर क्या हुआ, फिर जो जैसे बुंदेलखंड में हुआ था, बुंदेलखंड में कुछ जो राजा थे वो उठ खड़े हुए थे जिनको चंदेल बोला जाता था। चंदेल जो राजा बुंदेलखंड में थोड़े से मतलब उठ चुके थे, चंदेल राजा, तो उन्होंने क्या किया था, चित्रकूट और कलंजर, जो चित्रकूट और कलंजर वाला जो दो दुर्ग थे इनके, उनको अपने अधीन कर लिया था। तो इसने क्या किया, फिर से उन पर आक्रमण किया और जो चित्रकूट और कलंजर का जो दो दुर्ग थे उनको वापस अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, तो ये तो था इसका नॉर्थ के साइड में, और साउथ का मैं आपको बता दिया, साउथ में इसमें पूरा इन्वेड कर रखा था, पूरा साउथ अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद इनके राज्य में, इनके टाइम पर क्या थे, पोन्ना नाम के जो एक पोएट हैं, वो काफ़ी फेमस पोएट हैं, कन्नड़ पोएट, वॉज द स्टेट पोएट ऑफ कृष्ण थर्ड। इनके राज कवि हुआ करते थे। ही वॉज अ कन्नड़ पोएट थे हु रोट जो है आपका शांति पुराण जो है वो इन्होंने लिखा था, और जो कि इनके शासनकाल में थे कृष्ण सेकंड के टाइम पर, कृष्ण थर्ड के टाइम पर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी साउथ इंडिया के कुछ, जो हम बात कर रहे हैं साउथ इंडिया के राज्य, जो उस टाइम पर जहाँ साउथ इंडिया में जो राज्य थे जिनका शासन चला साउथ में, जिन्होंने साउथ इंडिया में अपना इम्पैक्ट दिखाया था। और इस सीरीज में एक और क्लास होगी, अभी कोशिश करूंगा नेक्स्ट वाली जो क्लास रहे उसमें जो है अधिकतर चीज़ें कंप्लीट हो जाएं नेक्स्ट क्लास में ही। तो उसमें हम बाकी जो बचे हुए जैसे चोलाज का जो अभी टाइम है उसके बारे में देख लेंगे, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वाली क्लास में देख लेंगे। कुछ थोड़ा सा पढ़ना है पांड्यास के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शंस किसने किए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस हुए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो है सबसे ज़्यादा ऐसे पूछे जाते हैं, कौन सा मंदिर किसने बनवाया, कौन सी गुफा जो है वो किसने बनवाई, तो इन सबसे ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये तो थी आज की क्लास, यहीं तक समाप्त होती है। नेक्स्ट जो है हम अगली आने वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास का क्विज क्या है, आज की क्लास के क्विज में 3 मंदिरों के नाम हैं, उनको आपको बताना है कि ये किसने बनवाए थे। ठीक है, किसने बनवाए ये आपको बताना है। राजराजेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, एलोरा की स्पेलिंग गलत है, ई से होती है। फिर है कोणार्क सन टेम्पल, जो आपको है वो बताना है। कोणार्क सन टेम्पल एक ही है, इसलिए इसको बताने की मतलब आपको ज़रूरत नहीं है, ये कोणार्क में ही है, इसकी जगह पहले ही बता दी गई, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। ठीक है, तो कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, राजराजेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर और कोणार्क जो सन टेम्पल है, ये किसने तीनों टेम्पल जो है किस राजा ने बनवाए हैं वो आपको बताना है आज की क्विज में। तो ये तो था आज का क्लास। अगर आप क्लास आपको पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई इंप्रूवमेंट आपको चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। और जो मैंने कल एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी आपको सेट नंबर फर्स्ट जो था प्रैक्टिस सेट का, उसको आगे कंटिन्यू रखा जाए ना रखा जाए उस बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कुछ खास रिस्पांस समझ में नहीं आया, लोगों को वो चीज़ पसंद आई या नहीं आई। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि लोगों तक पहुँचे, और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को आप, बेल आइकन हिट करें ताकि आपको आगे आने वाले सभी लेक्चर आपको मिलते रहें कंटिन्यू। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।